मतलब क्या है, हम साउंड देखते हैं, हमें पता चलता है किसी का साउंड को हम पहचान पाते हैं, अपने लोग जो होते हैं उनकी हम आवाज से पहचान जाते हैं, राइट। और किसी भी चीज का आवाज हम पहचानते हैं, जैसे आदमी का और लेडीज का या फिर गाय भैंस का, हर किसी का आवाज हम क्या समझ करते हैं, पहचान जाते हैं कि ये किस चीज की आवाज है, राइट। नॉर्मली पहचान जाते हैं। वो क्यों पहचानते हैं? वो अपीयरेंस। और कोई तेज बोलता है, कुछ स्लो बोलता है, मतलब अपीयरेंस क्या, फास्ट बोल रहा है, या फास्ट मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या फिर कहेंगे क्या, द अपीयरेंस ऑफ साउंड मतलब है कि किस तरह का साउंड। साउंड को कैटेगराइज कितने तरह से कर सकते हो, बेसिकली कैसे कर सकते हो, नहीं जैसे आइडेंटिफिकेशन, किसका आवाज है, राइट ना। तुम्हारे दोस्त पीछे से आवाज देगा तो पहचान जाओगे तुम्हारी कौन सा आवाज होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये हम पहचानते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसके यस, ठीक है। तो इस बेसिस को पहचान जाते हैं। दूसरी बात, कोई लड़का या लड़की बोल रही है तो उन दोनों का हम आवाज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, दोनों का डिफरेंस होता है, ये एक बात होगी। दूसरी बात क्या है, जैसे कोई बहुत तेज साउंड है, लाउड है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी की हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो साउंड क्या है, साउंड की लाउडनेस ज्यादा है, एक लाउडनेस के बेसिस को कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि कोई चीज है, कोई साउंड हमें अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है, और कोई भी कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें प्लीजेंट नहीं लगता, राइट। जो प्लीजेंट साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो साउंड होता है जैसे हम बोलते हैं या कोई भी साउंड का अगर जनरेशन होता है उसमें उसको वेव फॉर्म है, ठीक है, क्वालिटी या वेव फॉर्म। क्वालिटी एक्चुअली क्या होता है, क्वालिटी इस बेसिस पे डिपेंड करता है उसका फ्रीक्वेंसी का कोई सीरीज फॉर्मेशन होता है, जैसे वो हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी जैसे कोई भी साउंड है तो उसमें सीरीज कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, देयर इज वेरी लॉट्स ऑफ कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं तो हमारे साउंड का अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी मर्ज करके या कह सकते हो सुपरपोज करके इंटरफेयर करके एक वॉइस क्रिएट होती है जिसको हम वेव फॉर्म कहते हैं। वो जो वॉइस क्रिएट होता है उसको वेव फॉर्म कहते हैं। उस बेसिस पे, वो कंपोनेंट के बेसिस पे वॉइस जो होता है वो हमें, या आवाज जो होती है वो हमें प्लेजेंट लगता है, अच्छा लगता है, या अच्छा नहीं लगता है। जैसे गाड़ी का हॉर्न हो गया, हमें सही नहीं लगता सुनने में, ठीक है, इरिटेशन होता है, जो भी नॉइज होता है, अननेसेसरी नॉइज होता है, उससे हमें इरिटेशन होता है सुनने में। और क्या होता है, जैसे अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वॉइस हमें अच्छी लगती है, हमें प्लेजेंट लगता है। मतलब क्या है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने पहले बताया, तो जो गिटारिस्ट होता है या जो म्यूजिशियन होता है वो क्या करता है, उसको एक टोन क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगी, दैट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज द क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट बेसिक फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, 2 न्यूरॉन 3 न्यूरॉन, इस तरह से 4 न्यूरॉन की टर्म्स में, मतलब क्या होगा, जो भी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज द हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह का जब, और एम्पलीट्यूड भी एक सीरीज में होगा, थोड़ा ज्यादा खड़ा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एम्पलीट्यूड, इन दोनों चीज से जब अगर हमें ये अगर होता है किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड के कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब क्या होता है, नीचे अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, कुछ भी है, सपोज करो न्यूटन है, 0.1 न्यूटन है, ठीक है, फिर 20 न्यूटन है, इस तरह से ये कोई सीक्वेंस है। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड अगर किसी भी साउंड में है, जैसे एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड अगर इस तरह से हमें वो प्लेजेंट लगेगा, अगर एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से, राइट। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, इसका वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है और बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसमें, फिर हमें अनप्लेजेंट लगेगा। तो प्लेजेंट लगना, अनप्लेजेंट लगना, कोई भी वॉइस सुन के हमें अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना, वो चीजें किस चीज पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म। इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट ना। क्वालिटी ऑफ साउंड किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी का पैटर्न क्या है, राइट। एम्पलीट्यूड जो है उसका वेरिएशन कैसा है, गॉट इट एवरीवन। तो इतना हमें पता है। तो अब दूसरी बात, साउंड जब लेवल लाउडनेस की बात करते हैं, कौन कितना तेज बोलता है, स्लो बोलता है,
Loudness is depends on the frequency and frequency, sorry, intensity, and intensity is depends on the amplitude. पता है intensity is that proportional to square होता है, ये बातें पता है. So having the pitch of the pitch is that sensation of sound due to which we can differentiate between the voice of male and female. किसी भी चीज का, कुत्ते का, बिल्ली का, किसी भी चीज का वॉइस को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, पहचान जाते हैं मतलब डिटेक्ट कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं. कोई अगर फोन किया तो हमें पता चल जाता है आवाज के लड़का है कि लड़की, पता चल जाता है. कहां से पता चलता है, वो पिच से पता चलता है. राइट, अगर हम अननोन आदमी से बात करते हैं तो पता चल जाता है, कि इतना तो पता ही चल जाता है. तो किससे पता चलता है, पिच से पता चलता है. और पिच किससे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी. राइट, pitches, देखिए pitch is related to the frequency. The pitch is related to the frequency. Frequency of right, both frequency. The sound having more frequency, bigger and यस, ठीक है ना. जैसे पिच की बात करेंगे तो जो फीमेल वॉइस होता है उसका पिच ज्यादा होता है, और जो मेल वॉइस होता है उसका पिच कम होता है. राइट, फ्रीक्वेंसी भी मेल वॉइस का फ्रीक्वेंसी कम होता है, फीमेल वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा. इसलिए दोनों में डिफरेंशिएशन अलग अलग है. ठीक है, मैथमेटिक्स वाला डिफरेंशिएशन मतलब अलग है. ये done everyone. Okay. अब क्या होता है, पिच अगर बात करें तो हर जितने सारे साउंड क्रिएशन होता है, हर साउंड का जो पिच होता है वो, ठीक है. मैंने बोला कि मेल और फीमेल दोनों बात बताया कि दोनों वॉइस में डिफरेंस होता है या उसमें पिच का डिफरेंस होता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि ये मेल का वॉइस है या फीमेल का वॉइस है. राइट ना. लेकिन बात ये आती है यहाँ पे, क्या हर मेल का वॉइस ऐसा हो, हर आदमी का या हर लड़की का आवाज एक जैसा होता है? नहीं होता है. हर जो थोड़ा सा कोई भी साउंड अगर क्रिएट कर रहा है, अगर हम खुद बोल रहे हैं और हम अगर अलग अलग टाइम पे बोल रहे हैं, हमारे सिंगल खुद के साउंड में भी वेरिएशंस होगा,
पिच का भी और एम्पलीट्यूड का भी, लाउडनेस का भी और वेव फॉर्मेशन का, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे पता चलता है? नहीं, जैसे हम गाना गाते हैं, ठीक है, तो हम गाते हैं तो फटे बांस की तरह निकलता है, और जिसको गाना आता है, जिसको पिच फॉर्मेशन आता है, उसकी आवाज अच्छी होती है। मतलब क्या है कि एक ही आदमी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पिच का साउंड कर सकता है, बोल सकता है। करेक्ट। ये हो गया नेक्स्ट राउंड। इसको सिंपल इतना समझेंगे कि ये डिटेक्शन ऑफ वॉइस के लिए फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट लिखेंगे लाउडनेस। लाउडनेस एक ही बात, लाउडनेस बोलने की शक्ति, राइट? देखो, loudness of the sound is related to the intensity of the, but the loudness loudness is not directly related to the, क्या कहेंगे, not directly related to the intensity. Now this can be measured in decibels, and the loudness can be measured in decibels. इसको dB से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो मेजर इन डेसिबल्स, राइट ना? तो डेसिबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Intensities of sound increase in, why does intensity of sound increase in night? ऐसा होता है क्या? हम जितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही एनर्जी होगा, ज्यादा कैसे होगा? लाइट में इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं हो जाता है, उसका प्रोपेगेशन थोड़ा ज्यादा दूर तक इसलिए जाती है क्योंकि उसमें इंटर कोई भी क्या पता है रुकावट नहीं। दिन में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, हम यहाँ से साउंड आ रहा है सामने हम खड़े हैं, राइट, हमने उस साउंड को रोक दिया और हम हट गए तो साउंड चला गया, राइट? अगर कोई आदमी है तो रिफ्लेक्ट होकर साउंड क्या कुछ एनर्जी रिवर्ट बैक होता है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाता है नाइट, ना कि एनर्जी बढ़ जाती है, ना तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे द लाउडनेस ऑफ द साउंड इन is related to the intensity of the sound wave, but the loudness is not, loudness मतलब समझ ही लो, loudness is not related to the intensity directly, वो क्या करता है डेसिबल्स में मेजर करते हैं, राइट? और लाउडनेस इन डेसिबल्स में से लिखते हैं डेसिबल्स loudness in decibel, related to the intensity according to the following rules.
क्या होता है, v इक्वल्स टू इसमें लिख दिया तो कहते हैं 10 log base 10 I by मतलब ये प्रैक्टिकली डायरेक्ट फार्मूला है तो सर ये कहां से आया, दिस इज प्रैक्टिकली डायरेक्ट फार्मूला। क्या प्रैक्टिकली डायरेक्ट फार्मूला, इंटेंसिटी से लाउडनेस किस तरह से रिलेट, ठीक है, किस तरह से रिलेट करता है, तो वो लॉग के फॉर्म में इसका फार्मूला क्या होता है, v डेसिबल्स मतलब लाउडनेस जो होता है वो इंटेंसिटी पे, तो लॉग ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है, और ये आई नॉट जो है क्या है, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस इंटेंसिटी है व्हिच कैन बी ऑडिबल एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो ऑडिबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी है जो ऑडिबल, क्या है आई नॉट की वैल्यू कितना होता है, तो 10 to -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कितना नॉट होगा, दस अब देखो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या देते हैं, आई नॉट को लिखेंगे रेफरेंस फ्रीक्वेंसी व्हिच इज ऑडिबल एट द सॉरी रेफरेंस इंटेंसिटी व्हिच इज जस्ट ऑडिबल एट द इंटरमीडिएट आई नॉट इज intensity and I not is the reference intensity of sound which is just this मतलब क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई नॉट है, आई नॉट वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, ठीक है, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जो जस्ट ऑडिबल होता है एट एवरेज या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ओके, आई क्या सॉरी इंटेंसिटी जो है ये कोई भी इंटेंसिटी मतलब किसी भी साउंड की इंटेंसिटी हो सकती है, जो आई नॉट है ये है कांस्टेंट, ये वो इंटेंसिटी है जो हम सुन सकते हैं, मतलब जस्ट ऑडिबल मतलब इससे कम वाली इंटेंसिटी हम नहीं सुन पाएंगे, ओके, इसको क्या कहते हैं रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज कांस्टेंट आई नॉट इक्वल्स टू क्या 10 टू द पावर -12 लिखते हैं, और ये क्या होता है इंटेंसिटी मतलब क्या पावर पर यूनिट टाइम, ये होता है वहां पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्या लिखेंगे पावर पर यूनिट एरिया, राइट ना, तो क्या लिखेंगे वॉट पर यूनिट, राइट ना, दिस इज द कांस्टेंट, ओके, नोट डाउन कर दीजिए, इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी है, राइट, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ तक हो गया।
अरे इसका y का जवाब कहाँ है? सारे y का जवाब होता है, नहीं होता है, नहीं। अब बोलो सर ऑब्जेक्ट इज y फॉलिंग डाउन, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? मैं बोला भाई अर्थ अट्रैक्ट करता है, तुम बोले सर y अर्थ इज अट्रैक्टिव, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, अर्थ रिपेल क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज नेचर, ये अर्थ का नेचर। इसी तरह ये कैसे रिलेट करना है, इस चीज का ऑब्जर्व किया, किसी को इसको किसी ने बनाया है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसका कारण न्यूटन ने बताया, तो न्यूटन ने क्या बताया? अर्थ अट्रैक्ट करता है। क्या न्यूटन ने नहीं बताया था तब अर्थ अट्रैक्ट नहीं करता था? तब भी करता नहीं। न्यूटन ने नहीं कहा कि तुम अट्रैक्ट करो, राइट, उसने जस्ट उसकी स्टडी किया कि अट्रैक्ट करता है, राइट। तो वहां पे अट्रैक्ट करता है, ये क्या है? नेचर है उसका, अट्रैक्ट वो करता है, उस चीज का स्टडी। यहाँ पे ये इस तरह से रिलेट किया गया है, कैसे? लाउडनेस इस तरह से रिलेट किया गया, इस तरह से बताया गया। ओके, क्या लिखा, इतना बड़ा सा कौन लिखा मैसेज? यस ऑफ कोर्स, इंटेंसिटी कैसे? अगर एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ना। तो अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगा और लाउडनेस भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। वाई वाला का आंसर मिला? ये तुम्हारा इस तरह का प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन हुआ, कैसा? जैसे हमने सर हीट दिया वाटर को, वाटर गर्म क्यों हो गया, ठंडा होना चाहिए। तो क्या है, जब हम उसको देते हैं उसकी नेचर हीट होना, तो इसी तरह से क्या होता है, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर को हम बदल नहीं सकते, नेचर को हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, नेचर को हम बनाते नहीं, रूल्स हम बनाते नहीं, रूल्स को हम स्टडी करते हैं। जो नेचर फॉलो करता है उसको हम देखते हैं कि नेचर एक्चुअली फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? जो तुम देख रहे हो वो फिजिक्स है, जो तुम्हें दिख रहा है चीज, ठीक है। न्यूटन ने क्या देखा कि एप्पल नीचे गिर पड़ा, तो वो क्या है, फिजिक्स। कैसे? उसने कुछ नहीं किया ना, तो उसने कोई लॉ दिया जिसके कारण वो नीचे गिरने लगा, उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेचर है तो इसका रीजन है। तो पता चला कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और ग्रेविटी अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका आंसर तुमने भी नहीं दिया। तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा? क्यों अट्रैक्टिंग, ये नेचर है, नेचर में ऐसा हो, राइट, उस चीज का हम स्टडी करते हैं। वो अट्रैक्ट करता है, कितना अट्रैक्ट करता है, इस चीज की स्टडी किया उन्होंने, प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किए, इसको पता चला कि क्या ऐसे रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, वाई। अब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के बारे में क्या बताया मैंने अभी? क्वालिटी जो है ये बताता है कि कौन सा वेव फॉर्म कैसा है। जो क्वालिटी होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन सा वेव फ्रंट किस तरह का है। जैसे मान लो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म में किस तरह का वेव जनरेट करता है, हमें किस तरह का अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस प्लेजेंट होता है या इरिटेटिंग होता है। जो नॉइज होता है अननेसेसरी वो हमें इरिटेट करता है, और जो हमें म्यूजिक होता है, जितना ज्यादा अच्छा उसमें म्यूजिक होता है, फ्रीक्वेंसी होता है या एम्पलीट्यूड का वेरिएशंस होता है, और क्या कहते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे एक साउंड में सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं होता है, हमने जो पढ़ाई किया अभी, हमने क्या किया, सिंगल फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी कोई साउंड वेव इमर्ज होता है, देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू व्हिच अपीयरेंस इज गुड और बैड, राइट ना। उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं किसी से, फ्रीक्वेंसी से। लिखेंगे the sound will have various components
various components of frequency. Okay, various component of frequency and the resultant of this different frequency of sound is waveform and quality of sound। मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, जब हम बात करते हैं या कोई भी बोलता है सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड इमर्ज दैट वो क्या होता है, बंडल ऑफ साउंड्स। ठीक है, बंडल मतलब क्या, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज में ये सब करके एक साथ जो वॉइस बनता है, उस वॉइस में मल्टीपल या वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और जो कंपोनेंट ऐड होके एक सिंगल वॉइस का फॉर्म लेता है उसको हम कहते हैं वेव। क्या कहते हैं, वेव। उसी बेसिस पे क्या, उसी को क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब वही क्या, प्लीजेंट लगता है क्या, राइट ना। तो हम लिखेंगे ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे वेवफॉर्म जिसका फ्रीक्वेंसी या कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मतलब और क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो कहेंगे वो ऐसे वेव्स हमें प्लीजेंट लगते हैं, ऐसे साउंड हमें प्लीजेंट लगते हैं। ओके, the waveform एक साथ having component frequencies are the harmonics of fundamental frequency। Fundamental frequency component frequencies are the harmonics of fundamental frequency is happening as a pleasant device। मैंने क्या बताया स्टैंडिंग में हार्मोनिक्स तो हम जानते हैं, हार्मोनिक्स ओवरटोन जानते हैं। हार्मोनिक्स का मैंने बताया था तुम लोग को कि क्या, जब जो म्यूजिक प्लेयर होता है, जो गिटारिस्ट होता है, वो गिटारिस्ट क्या करता है, ओवरटोन्स क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, ओवरटोन्स बनाता है, और जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऐसे साउंड क्या होता है, प्लीजेंट होता है। नहीं, कोई गला फाड़ रहा है उसकी आवाज थोड़ी सुनेगी, नहीं, कोई गाना गा रहा है उसकी आवाज। तो इसीलिए वो क्या करता है, इस तरह का वो जो भी पता चलता है उसका किससे पता चलता है, क्वालिटी से और वेवलेंथ फॉर्म्स, नॉट ऑल। इसलिए एक साथ और लिख देंगे ना, ये प्लीजेंट होता है, लेकिन कोई भी फ्रीक्वेंसी, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर वेव फॉर्म होता है वो हमें अनप्लीजेंट लगता है, राइट। The waveform एक साथ having irregular component frequency, irregular
component is appear unpleasant. Appear unpleasant. Unpleasant to the ear. एम्पलीट्यूड सेम या वेरिएशन कम होना चाहिए। वेरिएशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? जैसे साउंड का हम लाउडनेस बढ़ा, जैसे कोई गाना होता है एकदम से एक जोर से गाया जा रहा है तो वो भी क्या होता है? प्लेजेंट होता है, क्योंकि उसका एक उस तरह से वेरिएशन जो ताल है या सुर है जो भी होते हैं वो म्यूजिशियन होता है, तो वो जो होता है उसमें वेरिएशन उस तरह का है साउंड। तो जैसे अलग अलग साउंड के इस तरह से होते हैं टाइप पे, मतलब पिच क्या होता है? हाई लो होता है, वहां पे लाउडनेस हाई लो होता है। तो इसलिए क्या होता है? जो वेरिएशन है, वेरिएशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज, राइट। ये हमारा हो गया क्या? वेवफॉर्म। अपीयरेंस जो होता है किसी भी साउंड का, उसका डिटेक्शन जो होता है, किसका वॉइस है ये, ठीक है। शेर दहा रहा है, किसका भूख है, ये हमें कहां से पता चलता है? तो इस अपीयरेंस ऑफ साउंड से, ये तीन क्वालिटी से या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से, जिसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं, और क्या? एक चीज, एक और फार्मूला उसमें लाउडनेस एक और फार्मूला है। सपोज करो कि इंटेंसिटी, एक साउंड की इंटेंसिटी I1 और दूसरे साउंड की इंटेंसिटी I2, राइट। और इसका जो लाउडनेस है V1 और इसका जो लाउडनेस है V2, ठीक है। इंटेंसिटी I1 है, उसका लाउडनेस क्या है? V1, और इंटेंसिटी अगर I2 है, उसका लाउडनेस क्या है? V2। तो लाउडनेस को हम क्या करते हैं? डेसिबल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा1 और बीटा2 अगर है ये, तो क्या लिखेंगे? बीटा1 बराबर क्या लिखेंगे? बीटा1 बराबर लिखेंगे 10 log 10 log 10 into I1 by लिख देंगे and बीटा2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों? दैट इज 10 log 10 I2 by I1। देखिए अगर हम कहेंगे कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस इन डेसिबल्स, व्हाट यू विल राइट? यू कैन राइट हियर B2 minus B1 को क्या लिखेंगे? B2 minus B1 को लिखोगे 10 ब्रैकेट में व्हाट? log 10 I by I1 minus log 10 I1 minus I2 by ये बात। तो फिर B2 minus B1 की वैल्यू हो जाएगा क्या? 10 log क्या होता है? क्या होता है? log A minus log B is log A by B। What you can write? We can write log 10 A मतलब I1 by I0 into divided by B करना था, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए I0 by I। उल्टा लिख दिया। B2 by B1 क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? I2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? I2। यहाँ पे क्या होगा? I2 होगा I know difference frequency will be cancelled out. So B2 minus B1 that equals to 10 not 10 I
लिख दो। लाउड नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, ये फार्मूला ऐसे। लाउडनेस तो हमें पता है ना, इसी बेसिस पे बस फार्मूला जो लिखा उससे बेसिस। लाउडनेस अगर एक इंटेंसिटी I1 इसका एज अ न्यूमेरिकल लिख दो इसको, राइट। चेंज इन हमें क्या चाहिए था, लाउडनेस चाहिए था कब, जब दो साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी I1 है, इसका लाउडनेस V1 है, इसका फ्रीक्वेंसी I2 है, इसका लाउडनेस V2 है। तो उस बेसिस अब देखो इसको क्या क्या डिफाइन किया, क्या किया गया है, डिफाइन किया। सिंपली इंटेंसिटी को हम लाउडनेस कह देते हैं, राइट ना, कैलिब्रेट किया, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर को क्या किया गया, डिफाइन किया। 1 मीटर की जिसने मीटर को बताया होगा वो किसी बेसिस पे मीटर को 1 मीटर को डिफाइन किया गया होगा, और वो क्या किया होगा, ISO में इसको अप्रूव किया गया होगा कि इस लेंथ को 1 मीटर, राइट ना। तो 1 ये सारी की क्या है, ये चीजें कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ से कंपेयर करके इस तरह से हम डेसिबल्स एक यूनिट दिया। डेसिबल्स अब कौन होगा बताओ, डेसिबल्स का यूनिट है क्या, डेसिबल साइंटिस्ट हो, राइट, किसने इसको बताया। जैसे न्यूटन कौन है, वो उसका यूनिट है क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है नहीं न्यूटन। न्यूटन है जो आदमी का नाम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उसने न्यूटन बता दिया, क्यों, क्योंकि उसने फोर्स को इन्वेंट किया। इन्वेंट नहीं मतलब लॉज ऑफ मोशन, ओके। लिखिए इतना हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक वेव पढ़ेंगे, ओके। यहाँ स्टैटिक, उससे पहले इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस बच्चों एग्जैक्टली सेम है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू कंप्लीट डेरिवेशन, जस्ट लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, उसको डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और फाइनल, राइट। पता ही है तुम्हें सिमिलर होता है ये। वेट करो ज्यादा मतलब कब, ये खत्म करने के बाद मिटा दिया उसके बाद वेट करो, पहले बोलना चाहिए। क्या लिखना है बताओ, लास्ट लाइन क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या लिखा, 10 log I1 by I, V2 की वैल्यू क्या लिखा, 10 log I2 by I लिखा। V2 minus V1 क्या होता है, 10 log 10 बीच के सभी क्या लिखोगे, I2 by I1 minus 10 log क्या I1 by लिखोगे। हमने 10 अगर बाहर ले लिया है, V2 minus V1 equals 10 log 10 क्या हो जाएगा, नॉट करते इसने लिखा। मैं पूछता हूँ डन और डन डन नहीं, और तुम लोग क्या करते हो, जिसका नहीं हुआ उसको आंसर होना चाहिए सर बीच, नहीं। अब तुम लोग 4 बार नहीं बोलोगे मैं तो इरेज करूंगा, नहीं तो तुम लोग कभी कभी ऐसे होता है, ऐसे सो जाता हूँ मैं, किधर खड़ा रह जाऊं तो तुम लोग भी कोई ना कहोगे सर हो गया है, बता दीजिए। आगे तो इसलिए जो अगर मैं बोलता हूँ तो जिसका नहीं हुआ है वो फट से रिप्लाई करो सर वेट कीजिए, ओके। नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे, हो गया इतना टाइम तो नहीं लगेगा। दूसरी बात ध्यान अगर दे रहे हो तो ध्यान रखो ये चीजें लिख लिया ना, तो interference of sound, interference of sound, इंटरफेरेंस एग्जैक्टली सेम है। क्या कहते हैं, अगर
दो वेव सेम मीडियम में सुपरपोज करता है तो कंस्टिट्यूट अ रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस। देखेंगे the phenomena of superposition of two sound wave in the same medium, two in the same medium two constitute the resulting sound wave is called interference. Interference of right according to the path phase difference. According to the value of phase difference of two interfering waves of two interfering wave two interfering the phenomena of superposition of two sound wave phase difference of two interfering according to the value of phase difference of two interfering wave the interference may be कैसा हो सकता है कंस्ट्रक्टिव और मे बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैंने बता रखा है एग्जैक्टली सेम साउंड वेव में भी होगा और एग्जैक्टली सेम लाइट वेव में, इसलिए मैंने बताया था वेव सीरीज जो होगा वेव नहीं वेव जो सीरीज मतलब क्या स्ट्रिंग वेव साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सभी में जो ये सारी चीजें होगा ये कॉमन होगा मेथड या फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या कंडीशन ऑफ क्या कहेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म हमेशा सेम होगा किसी भी राइट ना। इसका मतलब क्या है अगर तुमने एक अच्छे से पढ़ रखा है तो तुम सारे प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो राइट। यहां तक नोट डाउन करो सभी। जैसे यहाँ पे हम इंटरफेरेंस देखेंगे किस चीज का प्रेशर में, यहाँ पे दो वेव होता है प्रेशर वेव और डिस्टेंस वेव। ओके डन एवरीवन अप टू हियर।
हो गया? तो क्या करना है, सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है? सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि दो वेव का सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक ही पोजीशन पे एक ही टाइम पे आ जाना, मतलब ओवरलैप कर जाना। जैसे यहाँ से हमने यहाँ से सपोज करो टॉर्च जला यहाँ से, राइट, सपोज करो, या फिर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जो यहाँ से कोई बोल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो बोल रहा है, तो यहाँ से साउंड इधर ट्रेवल करेगा। ये दोनों साउंड एक जगह पे अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है तो वो दोनों मिलके एक रिजल्टेंट साउंड या मिक्सचर ऑफ साउंड क्रिएट करेगा, राइट ना? तो अगर एक ही पॉइंट पे दो साउंड वेव एक ही टाइम पे पहुंचता है तो उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव कहते हैं। उसका वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं रिजल्टेंट वेव। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, राइट? तो कहेंगे sound wave to interfere interfering sound wave सपोज करो मान लिया हमने P1 का वैल्यू था P01, राइट, प्रेशर वेव है, और क्या sin ओमेगा t माइनस kx या kx माइनस ओमेगा t लिख सकते हो, राइट? और P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P02 sin kx माइनस ओमेगा t, क्या according to superposition principle, according to superposition, याद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? according to superposition principle two sound in interfering interfering sound wave, टू इंटरफेयरिंग मतलब जो दो इंटरफेयर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेव कहते हैं। और जो रिजल्ट मतलब दोनों ऐड होके या ओवरलैप करके जो बनता है उसको क्या कहते हैं, रिजल्टिंग। तो दो कंपोनेंट वेव कह सकते हैं या इंटरफेयरिंग साउंड वेव कह सकते हैं। एक वेव ये है, दूसरा वेव ये है। कौन सा वेव है, प्रेशर वेव। और प्रेशर वेव अगर दोनों का फेज डिफरेंस डेल्टा लिया, पहले भी डेल्टा लिया था, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखेंगे,
अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, टोटल प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू P इक्वल्स क्या होता है P1 प्लस P2। क्या लिखेंगे P इक्वल्स P1 प्लस P2। P1 प्लस P जो होगा P1 प्लस P2 मतलब क्या P01 sin kx minus omega t plus P02 sin kx minus omega t plus डेल्टा। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा पता है, क्या लिखेंगे P इक्वल्स क्या लिखेंगे P0 sin kx minus omega t plus 5 लिखेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहां से बात सॉल्व नहीं की है, देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। यहां से क्या करेंगे हम इसको P0 ये एज इट इज रहने देंगे, इसको sin a plus b पे कन्वर्ट कर देंगे, फिर d से c और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। कैसा एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्ट्रिंग, राइट। अगर किसी को वो भी डेरिवेशन चाहिए होगा तो बताना, मैं कंटिन्यू करूंगा कोई बात नहीं। मैंने ये ऑलरेडी करा रखा है एग्जैक्टली। उससे हमने क्या लिखा डायरेक्ट दो वेव को अगर हमने किया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा, और क्या होगा फेज डिफरेंस भी डिफरेंट हो जाएगा, और दोनों का एक रिजल्टेंट वेव फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे P0 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेयर P0 and phi are the amplitude of resulting wave and phase constant of resulting। देखिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिखा है, इसको हम डिराइव करेंगे तो सिमिलर डिराइव करेंगे। वहां पे हमारे पास क्या आया था, यहाँ वहां पे हम कंपेयर कर रहे थे a sin kx minus omega t, a1 sin यहाँ पे लिखा था a2 sin kx minus omega t plus डेल्टा। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आया था a equals x equals to a sin omega t plus डेल्टा plus राइट ना, उस बेसिस kx minus omega t plus 5 और a का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 into cos थीटा मतलब cos डेल्टा। तो यहाँ पे भी P0 की वैल्यू क्या लिखेंगे P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर, मतलब जस्ट a1 को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे P01 से, और a2 से रिप्लेस कर देंगे किससे P02 से, और हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो, आगे एम्पलीट्यूड और पाई के बाद पहले बताएं। यहाँ तक हो गया। देखो अब क्या है, ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड कंपोनेंट।
फेज डिफरेंस कितना है दोनों में? यहाँ पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या है? P0 है। फर्स्ट ऑफ फेज क्या है? 5 मैंने लिख दिया इसको, फेज कांस्टेंट। अगर हमने इतना लिखा तो हम क्या लिखेंगे? वेयर a इक्वल्स टू क्या लिखोगे? यहाँ पे P0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? P0 इक्वल्स टू लिखोगे P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस Q01 Q02 cos डेल्टा अंदर। यही होता था ना एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, राइट ना? क्या लिखेंगे इसको? प्रेशर या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट प्रेशर ओके। और क्या लिखेंगे? 10 पाई इक्वल्स टू याद है क्या होगा? P02 sin डेल्टा डिवाइडेड बाय P01 प्लस P02 याद है ना? यहाँ से पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? tan इनवर्स टर्मिनोलॉजी आप सभी को पता है, किसी को नहीं पता है तो बताएं। देखते हैं हेलो फॉर दिस टर्मिनोलॉजी यहाँ तक देखो तो किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने जस्ट कंपेयर किया, ठीक है? मैंने डेरिवेशंस के कुछ स्टेप्स रहने दिया because exactly same derivations we did in the strings groups, okay? उससे कंपेयर कर लेना, अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना, I will derive, okay? तो ये हमारा वैल्यू है tan इनवर्स P02 sin, यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, राइट ना? जैसे ये किस तरह से? यस ऑलरेडी डन डेराइव। अच्छा अगर डेराइव कर लिया तुम लोगों ने तो भी अच्छी बात, ठीक? डन अप टू हियर। तो लोग को आज आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इंटरफेरेंस। हमें न्यूमेरिकल साउंड में स्टडी किया, तुम लोगों ने किया, किसी को कोई डाउट? साउंड में प्रॉब्लम, ठीक है? कल हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग करेंगे। आज स्टैंडिंग रहने देते हैं क्योंकि इस बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो देखो साउंड वेव का सभी वॉल्यूम है सबके पास, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का पेज नंबर 100 देखिए सभी, और प्रॉब्लम नंबर 21 वॉल्यूम सभी देखो।
पेज नंबर, हम क्या करेंगे, जहां साउंड वेव जहां से स्टार्ट होता है वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे लेवल 1 से, ठीक है। तो एक बार देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर कौन, पेज नंबर 100, प्रॉब्लम नंबर 21, साउंड वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गन पाइप हमने स्टैंडिंग वेव अभी नहीं पढ़ा है, इंटरफेरेंस से इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना, इंटरफेरेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है साउंड वेव के इस वॉल्यूम, राइट ना, क्योंकि मतलब हमने बहुत जगह इंटरफेरेंस वहां पे पढ़ा है, इंटरफेरेंस है ऑलरेडी किसका, स्ट्रिंग वेव का, और दोनों सेम ही है तो इसलिए उस पर उसके प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन इंटरफेरेंस के बेस पे ही स्टैंडिंग उस बेसिस पे, या फिर जो रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो उस बेसिस पे उसमें से बुक देखना, मतलब इंटरफेरेंस के बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिंपल इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड या फेज डिफरेंस फाइंड करना होगा। यहाँ पे क्या है हमारा, स्पीड ऑफ वेव्स इन अ मीडियम सॉलिड लिक्विड गैसेस, और क्या है ऑर्गन पाइप, जो हमने अभी नहीं पढ़ा, स्टैंडिंग वेव कल पढ़ेंगे। तो जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व, ओके। साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट ना, पेज नंबर देखो 107, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर देखो 21, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो क्या है, द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीज बाय 100 mm of Hg and the temperature decreased by 1 degree Celsius. The change in the speed of the sound in the air is estimated. Right ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्पीड चेंज कितना होगा, बता सकते हो? अब देखो, अब हमने यहाँ पे याद अगर हो तो न्यूटन्स फॉर्मूला v बराबर क्या लिखा था बच्चों, हमने p by rho लिखा था, और लैप्लेस करेक्शन के अकॉर्डिंग v बराबर क्या लिखा था, गामा p लिखा था ना। और आप लोगों ने सेकंड ट्रैक में पढ़ा होगा केटीजी, ये एक्चुअली किससे बात कर रहे हैं हम, p और rho कहां से लाया हमने डेराइव किया था इसको आइडियल गैस के लिए, राइट ना, आइडियल गैस के लिए अगर केटीजी से पढ़ा होगा तो p by rho इक्वल्स टू rp by n एक डेरिवेशन पता है, पता होगा, अगर नहीं पता है मैं याद दिलाता हूं, v rms की जो वैल्यू लिखा होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके जो हमारे पास डेराइव करके जो हमारे पास वैल्यू आया होगा 3p by rho आया होगा, और यही वैल्यू क्या होता है 3rp by m के बराबर होता है, और यही वैल्यू किसके बराबर होता है 3kT by m के बराबर होता है। यहाँ m जो होता है 1 मॉलिक्यूल्स का मास होता है, यहाँ जो होता है 1 मोल ऑफ गैस का मास होता है, और ये जो होता है प्रेशर और ये जो होता है गैस। इसका मतलब है कि ये दोनों अगर ये तुम फॉर्मूले के तीनों तुम्हें फॉर्मूले पता है, यू कैन से दैट p by rho equals to r, लिख सकते हो ना, बात है एवरीवन, तो ये क्या लिखेंगे p, तो मतलब क्या है यहाँ पे p की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट गामा rp by क्या आप लिख सकते हो, ये सभी चीज कॉमन कांस्टेंट है, b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या अंडर रूट t, लिख सकते हो ना, b you can write b equals to under root t, तो यहाँ से क्या लिखोगे del v, या v equals to इसको इस तरह से लिख सकते हो, v is directly proportional to t to the power half लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे del v by v equals to यहाँ पे लिख सकते हो क्या 1/2 डेल्टा t, लिख सकते हो डेल्टा t का, इस बेसिस पे सॉल्व करना फर्स्ट प्रॉब्लम। ये मैंने सिर्फ आइडिया बताया, ठीक है, या तुम्हें अगर पता है तो यहां से स्टार्ट करिए सॉल्व। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज 330, राइट, क्या लिखेंगे डेल v की वैल्यू चाहिए, डेल v की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 इनटू डेल्टा t बाय 2 इनटू क्या v लिखेंगे, सॉल्व करो, डेल v की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2, डेल्टा t क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, और t क्या है स्टैंडर्ड टेंपरेचर इट इज 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 270 speed at STP, that is speed at STP 330, so 332 meter per second। चलिए ना डेल v की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितना, 332 divided by 546, आया सॉल्व किया किसी ने,
ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों आएगा 0.608 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या 60.8 सेंटीमीटर पर। नहीं रे, अभी ये साउंड वेव है, कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जा रहे हैं? ये साउंड वेव, ये मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट वेव्स, जो वेव ऑप्टिक्स। क्यों भाग रहा है इधर उधर? कौन पूछ रहा है? फोर्थ स्टेप कैसे आ रहा है? देखो दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया, इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल टी इक्वल्स टू लिख सकते हो तुम क्या 1/2 डेल्टा टी लिख सकते हो ना। अब हमने यहाँ पे 20 से अगर डिवाइड कर दिया तो यहाँ से भी हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि v इज और t ये सिमिलर है। या फिर अगर ऐसे नहीं पता तो एक और काम करो, लॉग ले लो दोनों से। जैसे v क्या है, यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1t टू द पावर हाफ है, दोनों साइड लॉग ले लोगे क्या हो जाएगा, log v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, हाफ log v लिख दोगे और दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे, del v by v, और ये प्रोपोर्शनल या इक्वल्स क्या लिख दोगे 1/2 del t, क्योंकि log v का डिफरेंशिएशन क्या 1/2। इट्स अप टू यू। डेल्टा टी को के क्या लिख रहा है, डेल्टा टी को के में क्यों नहीं लिया? अरे डेल्टा टी, एक बात बताओ, केल्विन में ले लो ना, क्या दिक्कत है? 1 डिग्री बराबर 1 केल्विन होता है, ये पता नहीं तुम्हें? 1 डिग्री बराबर 1 केल्विन नहीं, उल्टा बोल दिया। डेल टी अगर 1 डिग्री है तो बराबर 1 केल्विन है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री में भी और केल्विन में भी सेम होता है, पता चला? तो हमने डिग्री में चेंज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो 1 डिग्री चेंज बराबर 1 केल्विन चेंज, नो प्रॉब्लम ना? क्यों? क्योंकि 0 डिग्री नहीं, 0 क्या है, 0 डिग्री बराबर कितना 273 क्या लेना, 1 डिग्री बराबर कितना लिखो 274 क्या लेना, इसका डिफरेंस करो या इसका डिफरेंस करो, एक ही बात है ना? अरे बोल ले रहे, पता चल गया, रिप्लाई तो कर। नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 22nd, तो 20 ओके। प्रेशर चेंज देखो जो क्या होता है, हमें वेलोसिटी देखो क्या होता है, वेलोसिटी p बाय रो होता है। एक और क्वेश्चन से यहाँ पे प्रेशर चेंज भी है, तो किसी ने पूछा कि प्रेशर चेंज सर हमने क्यों नहीं कंसीडर किया, तो बच्चे प्रेशर चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर लेते हैं और अगर हम प्रेशर को वेरी कराते हैं, तो जब प्रेशर को वेरी कराएंगे तो अकॉर्डिंगली डेंसिटी भी वेरी कर जाएगा, और प्रेशर जब कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोनों अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सो दैट दिस विल बी कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ये अगर तुम गैसेस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को वेरी कराओ तो स्पीड में कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं है। क्या बोला मैंने बोला अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज करो, घटाओ और बढ़ाओ, तो स्पीड ऑफ वेव में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रेशर पे जब डिपेंड करता है तो भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब प्रेशर तुम चेंज कराओगे, जैसे चेंज कराओगे प्रेशर, अकॉर्डिंगली डेंसिटी भी चेंज होगा और रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो ये वेलोसिटी रेशियो पे डिपेंड करता है, स्पीड भी सेम रहेगा, राइट? कब? जब टेंपरेचर कांस्टेंट है। व्हाट इट मींस? टेंपरेचर के वेरिएशन पर भी वैरी करेगा। इसीलिए हमने क्वेश्चंस देखो, इसमें हमारे पास 100 mm ऑफ Hg प्रेशर भी चेंज कर रहा है, लेकिन हम प्रेशर चेंज को कंसीडर नहीं किया। वेरी गुड, जिसने भी पूछा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 ये चीजें ध्यान रखना, ये कांसेप्ट है हमारा क्या, अगर हम टेंपरेचर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को वेरी कराएंगे, तो प्रेशर वेरिएशन के साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेंसिटी भी वेरी कर जाएगा और प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा, तो हमारा स्पीड ऑफ वेव चेंज नहीं होगा। बसंते जब हम टेंपरेचर चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ वेव भी चेंज होगा। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 22 में कहा है द टेंपरेचर एट व्हिच द स्पीड ऑफ साउंड विल बी सेम इन ऑक्सीजन एज द स्पीड इन नाइट्रोजन एट 15 डिग्री इज। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड इक्वल कब होगा? नहीं ऐसा नहीं, क्या कह रहे हैं, साउंड विल बी सेम ऑक्सीजन एज द स्पीड इन नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन में कितने टेंपरेचर पे स्पीड सेम होगा? जब नाइट्रोजन किसके बराबर? नाइट्रोजन में 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, अगर नाइट्रोजन गैस में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है 15 डिग्री सेल्सियस पे, उसका वेलोसिटी सपोज को v है, तो कह रहा है v ऑक्सीजन में कितना टेंपरेचर कितना वेलोसिटी होगा। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बिकॉज़ मॉलिक्यूलर वेट पे अगर डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 और नाइट्रोजन का 2 होता है, तो कितना होता है 28, तो वेरी राइट ना। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, लैप्लेस के अकॉर्डिंग होता है गामा p बाय रो, इट इज गामा r p बाय लिख सकते हैं, राइट ना। ऑक्सीजन में लिखेंगे तो b ऑक्सीजन में लिख दे रहे हैं ना, क्या लिखेंगे, गामा rt हमें पता नहीं है, और मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे b गामा RT, T कितना देखो 15 डिग्री ना प्लस 273, तो क्या लिखोगे इसको 288 ना, 288 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे RT 288 मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या चाहिए, क्या है कि कितने टेम्परेचर पे V इन ऑक्सीजन और V इन नाइट्रोजन के बराबर होगा एट 15 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि बराबर कब होगा, हमें बराबर करके सॉल्व कर देना, राइट। सॉल्व V को V इक्वल्स टू V एट व्हाट टेंपरेचर, V को क्या लिखेंगे गामा RT बाय क्या 32, दैट इज इक्वल्स टू गामा R इनटू 288 डिवाइडेड बाय क्या 20 अंदर। अब तुम ये कह सकते हो सर गामा दोनों का सेम क्यों लिया, गामा पता है क्या होता है, सारी जनता CV बाय CP बाय CP, गामा पता होता है ना, पढ़ लिया तुम लोगों ने CP गामा। तो गामा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे CP बाय CP, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 + 2 पाई, और 1 + 2 पाई अब क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड ट्रैक में पढ़ा होगा। ओके, the number of independent way the motion of any object या any body can be described is called degree of freedom। मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एट नॉर्मल टेंपरेचर। ये पता है तुम लोगों को, तो ये चीज हम देखेंगे। अब दूसरी बात ये देखेंगे, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डायटॉमिक गैस है, नाइट्रोजन क्या है डायटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का क्या होगा सेम होगा, तो गामा दोनों का क्या होगा सेम, और कितना होगा 7 पर। वैल्यू क्या होता है 1.2, गामा की वैल्यू
जो होता है डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होता है। तो दोनों ही डायटोमिक गैस है, तो दोनों ही डायटोमिक गैस है, तो दोनों का सेम होगा, उसमें डिपेंड, इसे हमने चेंज नहीं किया। तो स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर तो क्या हो जाएगा, t बाय 32 शुड बी इक्वल टू 288 बाय क्या 28। तो t की वैल्यू क्या लिखोगे बच्चों, दैट इज 288 into 32 डिवाइडेड बाय क्या 28। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। मॉलिक्यूलर वेट ये चीजें पता होना चाहिए, गामा पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी चीजें का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, राइट ना। यहाँ पे कुछ जगह फिजिक्स के भी कमी का केमिस्ट्री, तो यहाँ पे केमिस्ट्री से चीजें हमें आने लगा है, लेकिन फिजिक्स में भी सेम टॉपिक है, तो हम ये लेंगे क्योंकि केटीसी में पूरा ये सारी चीजें भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। कितना आ रहा है 329, सही क्या कैलकुलेशन, 329 तुम्हारी कैलकुलेशन तुम यूज करो, कितना क्या जो भी कैलकुलेशन आएगा बच्चों केल्विन में आएगा, चेक करो आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन का अगर इतना आएगा तो 329 माइनस क्या 0.1 माइनस क्या 273 कितना आ रहा है चेक करो। तो चल कर आ रहा है 56.1 आ रहा है 56। ओके कैलकुलेशन चेक कर लो, मैंने कैलकुलेशन नहीं चेक किया, तुम लोगों ने जो दिया उसी को राइट ना, आंसर सही आ रहा है, मतलब सही कैलकुलेशन किया। Now come to the problem number 23rd. हो गया सर, come to the problem number 23rd. 23rd में कह रहे हैं the ratio of sound of the ratio of speed of sound in nitrogen gas to the helium gas is 300 Kelvin, ठीक है। क्या किसमें चाहिए, नाइट्रोजन में और हीलियम में। नाइट्रोजन डायटोमिक, हीलियम मोनो है। स्पीड ऑफ इन नाइट्रोजन एंड स्पीड इन हीलियम, क्या लिखोगे बच्चा, स्पीड इन नाइट्रोजन लिखोगे गामा नाइट्रोजन, आर सभी का सेम होता है, टी मतलब 300 केल्विन दिया हुआ है, टी मतलब 300 केल्विन इज गिवन। तो नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूलर मास 28, नीचे क्या लिखेंगे गामा हीलियम इनटू आर, दोनों का सेम होता है, टेंपरेचर इसका भी दिया हुआ है, दोनों का टेंपरेचर चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय हीलियम का कितना होता है 4 ना 4, तो V in nitrogen and speed in helium, क्या लिख दोगे यहाँ पे, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे इसको, लिखोगे गामा N by 7 गामा H। गामा H नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1 प्लस नाइट्रोजन डायटोमिक, डायटोमिक मतलब दिखेगा पॉइंट 5, तो 5 प्लस 2 7 बाय 5 क्या होगा 5 और 1.4 बताया तो 1.4 होते हैं। और हीलियम का मोनोएटॉमिक, हीलियम का मोनोएटॉमिक मतलब क्या 1 प्लस 2 बाय 3, तो 5 बाय 3 क्या 1.66, तो चेक इट आउट, V nitrogen divided by V inside of helium gas, that is क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 by क्या 5 ना, 7 by 5 divided by 7 into 5 by 7 into 5, सॉल्व कर बच्चों क्या लिखेंगे 7 by 5 into 3 by 7,
5 से 5 क्या, 7 से 7 क्या कैंसिल, ऐसा कुछ है आंसर? तो V N नाइट्रोजन बाय V हीलियम बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 मतलब लिखेंगे 3/25, इसका रेशियो क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, √3:5 check it out, anyone any problem? इसमें हमें CpCb का मतलब अगर ये सारे मॉलिक्यूलर में पता होना चाहिए, इस बेसिस पे हम इसको सॉल्व करें। पता क्या याद ही होना चाहिए, याद हो जाएगा, एक बार पढ़ा होगा तो याद होगा। 3 5 6 होता है तो गामा की वैल्यू क्या होता है, मोनोएटॉमिक के लिए 1.66 मतलब 5/3, डायटॉमिक के लिए क्या 1.4 दैट इज 7/5 और ट्राइएटॉमिक के लिए क्या 4/3 1.3, ट्राइएटॉमिक नहीं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। ओके डन अप टू हियर, 3 स्टेप्स कैसे आ रहे, वैल्यू पुट क्या बच्चे, नाइट्रोजन का क्या होता है, गामा बोल नाइट्रोजन क्या लिखोगे, गामा बोल नाइट्रोजन क्या होता है 7, गामा बोल हीलियम क्या होता है 5। इसको सॉल्व कर देंगे, और ये 0 0 300 कैंसिल 8 कैंसिल 4 7 से 28 होता है ना, ये हो गया, ये क्या होगा गामा n/7 डिवाइडेड बाय गामा hp, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कंप्लीट कर दिया हमने, तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, समझा। चलिए इसके बाद क्या करना है, सभी को सॉल्व करके लाना है प्रॉब्लम को। किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, जितना हो गया, ऑर्गन फाइंड या बिट्स या डॉपलर इफेक्ट, इन 3 चीज को छोड़ हमें 2 चीजें बचा है, स्टैंडिंग वेव मतलब ऑर्गन फाइंड्स में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, दूसरा क्या फ्रिंज बचा है, तीसरा क्या डॉपलर इफेक्ट, राइट। बाकी उससे वो तीनों चीज मेजर है साउंड वेव में, उससे के बाद जो भी हमने कर लिया है, जो प्रॉब्लम है यू कैन सॉल्व, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ओके चलो।